Hello students, welcome to the YouTube channel of TED Gyan. I am Deepak Singhal. Welcome you all to the class of Indian Polity for CTET chapter number 2. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है। आप सभी का टेड ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता भी रहा था कि आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट के दूसरे चैप्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सीटेट का दूसरा चैप्टर जो कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को डील करता है। डाइवर्सिटी, विविधता, और डिस्क्रिमिनेशन जिसको आप लोग भेदभाव कहते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को समझनी है वो ये है कि सर भेदभाव किसे कहते हैं। और अगर भेदभाव हम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बारे में जो कि डाइवर्सिटी है, जिसके बारे में आप लोगों को इन डिटेल्स मेरी पहली क्लास में अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है और किन किन आधार पर मैं विविधता को पॉइंट आउट कर सकता हूं। तो ये सब चीजें आप लोग पहली क्लास में मेरे साथ पढ़ चुके हैं। अब बात ये आती है कि डाइवर्सिटी का भेदभाव के साथ क्या रिलेशन है और ये भेदभाव किस तरीके से डाइवर्सिटी, अगर एक कंट्री में, अगर किसी देश में बहुत सी विविधताएं हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी हर एक चीज की आप लोगों को देखने को मिलती है, तो कैसे ये डाइवर्सिटी, ये विविधताएं एक परेशानी बन सकती है जो कि भेदभाव का जन्म ले सकती है और भेदभाव से किस तरीके से जुड़ा है ये कॉन्सेप्ट, ये हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को नष्ट करिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ जो कि आप लोगों को समझाने वाला है, जैसे कि विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं 1947 से पहले की भारत की बात करूं, वो भारत जो भारत ब्रिटिशर्स के अंडर में हुआ करता था। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमेशा एक ऐसी पॉलिसी का प्रचलन किया जिस नीति के अंतर्गत उन्होंने अपने आप को हमेशा सर्वप्रथम स्थान देने की कोशिश करी। अपने आप को सर्वोच्च स्थान देने की कोशिश में उन्होंने भारत के मूल निवासियों का दर्जा इस प्रकार गिरा दिया क्यों कि आप उनको बहुत ज्यादा सुप्रीम, उन्हीं को बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड समझने लगे। और इसी को कहते हैं द व्हाइट मैन बर्डन, गोरी चमड़ी वालों का बोझ। इस पॉलिसी का प्रचलन किया ब्रिटिशर्स ने भारत में, और ब्रिटिशर्स की इसी पॉलिसी के अंतर्गत भारत में इस प्रकार का भेदभाव इन लोगों ने चलाए रखा जिस भेदभाव के कारण हम लोग गोरी चमड़ी वालों को ही सर्वोच्च सुप्रीम का दर्जा देने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं, उनको हम लोग सुप्रीम मानने लगे, उनको समझने लगे कि शायद गोरी चमड़ी से ही जुड़ा है सिविलाइजेशन, एक सभ्य जीवन का राज। और अगर हम लोगों को सभ्य बनना है तो हम लोगों को इन गोरी चमड़ी जैसा ही बनना पड़ेगा। इसलिए तो आज के भारतीयों की बहुत ज्यादा लगाव है गोरी चमड़ी के साथ। इसलिए तो फेयर एंड लवली इतना बिकता है भारत में और कहीं नहीं। ये क्रीम भारत में क्यों बिकता है? क्योंकि आप लोगों का लगाव इस कदर है। और आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं कि शायद गोरी चमड़ी से एक अट्रैक्शन आपको इसलिए भी है कि आप बहुत सिविलाइज, पढ़े लिखे दिखते हैं। हालांकि बहुत से, देखिए कहना नहीं चाहिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भले गोरे हैं मगर उनसे बात करके देखिए, आप लोगों को पता लगेगा कि सिविलाइज्ड कौन है शायद या कौन नहीं। तो ये चमड़ी का हेरफेर जो भारत में आज इतना चलता है, ये सब अंग्रेजों की देन है। और यही भेदभाव का लिटरल मीनिंग क्या है, भेदभाव को किस प्रकार से समझा जा सकता है और भेदभाव का क्या संबंध है डाइवर्सिटी के साथ, इसको आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाने वाला है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ जो कि आपको बताएगा कि भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में सभी धर्म, और अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं तो संविधान के अनुसार भारत में मुख्य तरीके से 8 प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। तो भारत में सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। यहां तकरीबन 1600 भाषाएं बोली जाती हैं।
तथा 100 से भी अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं। ये आप लोगों को दिखाता है भारत की डायवर्सिटी के बारे में। जैसे कि हम अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि भारत की विविधता को दर्शाता है ये पॉइंट, कि भारत में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिसको आप लोग बोलियां कहते हैं। यहां पर 100 से अधिक नृत्य किए जाते हैं। भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ये क्लास कम पड़ जाएगी, मगर भारत की विविधताओं को इस क्लास में दर्शाया नहीं जा सकता है। अगर मैं भारत को लद्दाख, या कह लीजिए लद्दाख का भी लास्ट पॉइंट, वहां से लेके कन्याकुमारी तक भारत के एक एक चीजों को, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की एक एक चीजों को अगर दर्शाने की कोशिश करूं कि भारत के 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेशों में किस किस प्रकार की संस्कृतियां या विविधताएं पाई जाती हैं, तो शायद 10 क्लास भी कम पड़ जाए, आप लोग भारत की विविधता को समझ ना पाए। इतनी विविध है भारत की संस्कृति, और इतनी विविधता वाली संस्कृति में अगर किसी सरकार को चलना है तो वो सरकार अपने आप को धर्म या समुदाय से जोड़ ही नहीं सकती है। इसलिए भारत के संविधान में कहीं से लेकर कहीं तक भी किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी धर्म को भारत के संविधान में कोई दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए हम भारतीय आज सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यहां तक कि भारत का हर एक अफसर जो आप लोगों के द्वारा चुना गया है वो धर्मनिरपेक्षता के बलबूते पर ही चुना जाएगा। वो यहां तक कि चुनाव प्रचार में धर्म, जाति जैसी चीजों को भी नहीं लेके आ सकता है, क्योंकि भारत एक कल्चरली बड़ा सेंसिटिव इलाका है। यहां पर हम लोग जानते हैं कि धर्म इतना सेंसिटिव, इतना नाजुक मुद्दा हो सकता है। इसी के कारण हम लोग इन सब चीजों पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग ज्यादा नहीं अपने जहन में लेके आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को यहां पर जोर देना है। ये जनरली पॉइंट आप लोगों को बताता है कि भारत में कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी के अंतर्गत भेदभाव को कैसे समझाया जा सकता है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। देखिए, यह आप लोगों को एक तरीके से बताएगा कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता के बीच का अंतर क्या है। और यह पूर्वाग्रह को अंग्रेजी में कहा जाता है बायस, और रूढ़िबद्धता को कहा जाता है स्टीरियोटाइप। तो हम लोग लिख लेते हैं स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटिपिकल, और यह है बायस। देखिए, अंग्रेजी भाषा के 2 शब्द है। कहा जाता है ना आप लोगों को कि यू आर वेरी बायस्ड, योर वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी स्टीरियोटिपिकल। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, अगर मैं पूर्वाग्रह की बात करूं, जिसको अंग्रेजी भाषा में बायस कहा जाता है, तो इसका मतलब है पूर्व निर्णय ले लेना, किसी भी चीज का पहले से ही डिसीजन अपने दिमाग में सोच लेना, उसको कहते हैं पूर्वाग्रह, बायस्ड। मगर अगर मैं रूढ़िबद्धता की बात करूं, स्टीरियोटाइप की बात करूं, तो इसका अर्थ है बिना किसी तर्क की परंपरा का निर्वाह करना। बिना किसी तर्क की परंपरा मतलब बिना किसी लॉजिक के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना। इलॉजिकल ट्रेडिशन की बात हो रही है यहां पे। मतलब क्या है इसका, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले इंसान हैं और मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंगली महिलाओं को, अगर मैं लेडीज की बात करता हूं, महिलाओं को किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा ग्रंथ में लिखा है, ऐसा कुरान में लिखा है। हालांकि देखिए, मेरे द्वारा इस क्लास में बोली जाने वाली चीजें किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी धर्म का नुकसान करने के लिए नहीं बोली जाती है। तो अगर मैं मुस्लिम को भी काट दूं यहां पे, मान लीजिए हिंदुओं की बात कर लेते हैं, और हिंदुओं के जितने भी वेद पुराण हैं, जैसे कि ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में भी यही बात लिखी गई है कि औरतों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और वही दिमाग आपका बन गया। आप जब बड़े हुए, आप लोगों के मन में यह विचार आ गया कि भाई महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरे ग्रंथों में लिखा है। ये क्या है?
यह है बिना किसी तर्क की परंपरा का निर्वाह करना, कि आप बिना किसी मतलब एक इलॉजिकल ट्रेडिशन के अंतर्गत आप ऐसे विचार विमर्श, आप ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये सही होगा? नहीं, कतई गलत। इसको कहते हैं एक स्टीरियोटिपिकल सोच, कि आप कितने रूढ़िबद्ध है, आप अपनी बिना किसी तर्क की परंपरा को कितने अच्छे से उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो ये गलत है। और बायस्ड ही, अगर मैं पूर्वाग्रह बोलूं, उसी तरफ पूर्वाग्रह का मतलब यह है किसी भी सिचुएशन को देखकर या उसको बिना देखे ही, मान लीजिए किसी भी सिचुएशन के लिए अपने दिमाग में पहले से ही उसकी इमेज बना लेना और उसी इमेज के आधार पर उसका निर्णय ले लेना। जैसे कि मैं बोलूं कि आज आप एक ग्रुप डिस्कशन के जज बनने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन के जज बनने वाले हैं। टॉपिक आपको दिया जाता है जुवेनाइल, मतलब वो सब लोग जो भारत में 18 वर्ष से नीचे के लोग हैं, जुवेनाइल। और जुवेनाइल के ऊपर आप लोगों को एक डिस्कशन करने के लिए किसी मीटिंग में बैठना है। जुवेनाइल अगर आपको समझ में नहीं आता, कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े 4-5 एजेंडा जो आप लोग बना के आए अपने दिमाग में, कि भाई कोई भी बच्चा अगर बोले कोई भी बच्चा अगर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिस्कशन करे, तो ग्लोबल वार्मिंग के डिस्कशन पर ये 4 पॉइंट जो आपके दिमाग में पहले से ही सेट थे, जीडी में बैठे बिना ही आपको लगता है कि ये 4 पॉइंट तो भाई उनको जरूर बोलने पड़ेंगे। और अगर उन्होंने ये 4 पॉइंट नहीं बोले तो आप उनको पॉइंट ही नहीं देंगे, आप उनको नंबर ही नहीं दे रहे हैं। भले हो सकता है कि शायद उनके 4 पॉइंट के अलावा जो आप दिमाग में पहले से सोच के आए थे, उन्होंने उससे भी अच्छे पॉइंट्स को यूज किया, मगर आप उन सब चीजों को अकाउंट में ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपना निर्णय घर से सोच के आए हैं कि इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। तो इसको कहते हैं बायस्ड, एक तरीके का बायस्ड डिसीजन लेना। और ये बायस्ड डिसीजन हो सकता है कि एक ग्रुप मीटिंग में 4 लोग हैं और आपको बताया गया है कि सुनील नाम के इंसान को विनर घोषित करना है, जबकि सबसे गंदा सुनील ने बोला और कह लीजिए सबसे अच्छा बोला रवि ने, मगर रवि को कंसीडर नहीं किया आपने। जैसा आपको कहा गया था आपने सुनील को पुरस्कार दे दिया। इसको कहते हैं बायस्ड बिहेवियर आपका। आशा करता हूं आपको यह तो जरूर समझ में आया होगा कि बायस्ड में क्या है और किसे कहने की मैं बात कर रहा हूं बायस्ड की। तो आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, अगर मैं पूर्वाग्रह की बात करता हूं तो पूर्वाग्रह में लिखा हुआ है कि किसी भी मामले के तथ्यों की जांच के बिना ही राय बना लेना या मन में पहले से ही निर्णय ले लेना कि भाई इसी के ऊपर हम लोगों ने डिसीजन लेना है। इस पॉइंट को आप लोगों को जस्ट अभी समझाया है जब मैं आपको बता रहा था। मान लीजिए एक जीडी में 5 लोगों का कंपटीशन है ग्रुप डिस्कशन में, जो कि तर्क वितर्क की प्रतियोगिता है। आपको बताया गया कि इस प्रतियोगिता में एक इंसान है सुनील, उसका और उसी को आप लोगों ने विनर घोषित करना है। जबकि सुनील की अपेक्षा अगर मैं रवि को देखूं तो रवि ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है अगर मुझे विनर अनाउंस करना है, बट फिर भी मैं सुनील को क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कहा गया है ऐसा। तो ये क्या है कि बिना किसी मामले के तर्कों की जांच किए बिना ही you are finalizing your decision without looking into that matter कि what should be the actual decision। मगर अगर मैं रूढ़िबद्ध की बात करता हूं तो यहां पर क्या है, केवल आस्था को दिमाग में रखकर कि क्या चला आ रहा है इतने समय से, इतने पुराने समय से, इतने ओल्ड ट्रेडिशन से क्या चला आ रहा है, उसी चीज को फॉलो करूंगा मैं। यह है एक रूढ़िबद्ध सोच कि व्हाट इज हैपनिंग सिंस ओल्ड टाइम, आई विल फॉलो ओनली दैट। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग। देन द थर्ड पॉइंट, देखिए पूर्वाग्रह का क्या आधार हो सकता है, किस आधार पे आप लोग बायस्ड रह सकते हैं। हो सकता है कि आप लिंग विशेष की बात करें, हो सकता है कि आप राजनीतिक विचारक हो, राजनीतिक सोच आपकी अलग हो सकता है किसी वर्ग, उम्र, धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्रीयता, ये सब आधार हो सकते हैं आपकी सोच को बायस्ड करने के लिए। मगर अगर मैं रूढ़िबद्ध की बात करता हूं, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि इसमें लिखा है कि लड़कियां जहाज नहीं उड़ा सकती हैं, या मान लीजिए लड़कियां सैनिक नहीं बन सकती हैं,
हाँ, या आर्मी में नहीं जा सकती हैं। ये क्या है? रूढ़िबद्ध सोच है आपकी, ये गलत सोच है आपकी। तो ये एक फर्क है पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता में, जो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। यही है इसका इंग्लिश में। चलते अपने अगले उदाहरण की तरफ, जहां पे आपको पूर्वाग्रह के कुछ उदाहरण से वाकिफ कराया जाएगा। पूर्वाग्रह जिसको हम लोग बायस्ड कहते हैं, कि आपका डिसीजन फ्री नहीं है। देखिए, फ्री का मतलब क्या होता है? आपका डिसीजन फ्री है मतलब क्या? फ्री फ्रॉम बायस्ड कहते हैं ना, कि आपका डिसीजन बड़ा ही आपने अच्छे से दिया है। अच्छे से मतलब क्या? अच्छे से देना मतलब यह है कि आपने सिचुएशन को देखा, सिचुएशन को परखा, सिचुएशन को देखकर, परखकर, एग्जामिन कर यहां तक कि सिचुएशन को एनालाइज कर एनालाइजेशन के बाद आपने जो दिया डिसीजन, ये वो डिसीजन है जो हम लोगों ने यहां पे सुनाया है। इसको कहते हैं बड़ा ही फ्री एंड फेयर डिसीजन है आपका। मगर अगर कोई इंसान सिचुएशन को देखे बिना ही, एनालाइज किए बिना ही, एग्जामिन किए बिना ही अपना फैसला सुना दे, तो उसको आप लोग बायस्ड कहते हैं, कि आपका डिसीजन बायस्ड है। आपके दिमाग में आ गया कि जीडी है, जीडी में जो औरतें होती हैं उनको भाग ही नहीं लेना चाहिए। आपके दिमाग में पहले से ही आ गया ये। तो ऐसे में अगर ऐसी सोच का इंसान बैठा है, तो क्या वो फ्री एंड फेयर डिसीजन दे पाएगा? नहीं, मुक्तता से डिसीजन अपना निर्णय ले ही नहीं पाएगा। तो कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं। ग्रामीण लोगों को अज्ञानी और अंधविश्वासी की तरह देखा जाता है। शहरी लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले लोगों की तरह देखा जाता है। अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। यह ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह पता चलता है कि ऐसी राय नकारात्मक मतलब नेगेटिव होती हैं। ऐसी राय नकारात्मक मतलब नेगेटिव सोच होती है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम अपने से विपरीत या अलग लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। अब क्या ये सही है? ये पूछ रहा है आपसे कि क्या ये इस जो आप लोगों ने अभी कथन पढ़ा, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ये। आपकी सोच मतलब आपने बिना कंडीशन में, आपने बिना किसी चीज में कह लीजिए योगदान दिए, आपने बिना किसी चीज की तरफ योगदान दिया, बिना किसी चीज को देखा समझा, ना आपने उस कंडीशन को परखा, बिना किसी कंडीशन को परखे बिना ही आपने डिसीजन सोच लिया कि अगर कोई 4 इंसान में बातचीत हो रही है और अगर 3 लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं बल्कि एक हिंदी भाषा में, आपके दिमाग में यह पहले से ही डेवलप हो गया कि वो एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, एक गंवार इंसान है। और यही आप लोगों में एक सोच पैदा होगी ग्रामीण लोगों के लिए कि अगर कोई इंसान विलेजर है तो वो सभ्य नहीं है, वो असभ्य इंसान है, वो अनसिविलाइज्ड है। हो सकता है जबकि आपकी सोच के विपरीत वो इंसान जो एक गांव से आ रहा है, उसके रहन सहन का तरीका आप शहरी इंसानों से कहीं बेहतर हो, मगर नहीं, हमने उस कंडीशन में देखा ही नहीं उसे, उस कंडीशन को हम लोग इतनी ध्यान से देख ही नहीं पाए, उसको परखा ही नहीं हमने, बिना परखे हम लोगों ने अपना डिसीजन सुना दिया। इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। बिना किसी कंडीशन को एग्जामिन, एनालिसिस किए बिना ही अपनी सोच बना लेना कि ये सही है। तो ऐसे में इसको हम लोग कहते हैं पूर्वाग्रह, जो कि कतई नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच आपके माइंड में डेवलप करता है। इट इज नॉट गुड फॉर योर डेवलपमेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। उसी तरीके से अगर मैं रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में बात करूं कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के क्या उदाहरण होते हैं और आप लोगों के सामने किस तरीके से इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, तो देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और एक और चीज जो कि पूर्वाग्रह में बहुत गलत होती है, आप 4 लोगों
की मीटिंग हो रही है। देखिए, हमेशा एक समझदार व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जाता है हु इज नॉट इवन posting his own comments, who is not even giving his own viewpoints, but he is also ready to listen others viewpoint, that what are they saying. That person is called the most intelligent of all. But if you are a biased person, for example, there are many person in India who are very much Hindu loving people. हो सकता है there are many people in India who are Islam loving people. So if anyone tries to insult their respective religions, they get so much furious that they post unwanted comments on their post. They give them unwanted, I would say, statements. So this is something which is not good for your health. This is something which is not good for your mind as well. And health का मतलब यहाँ पे mental health की बात हो रही है। आपकी मानसिक स्थिति के लिए ऐसी चीजें अच्छी नहीं है। इसे कहते हैं बायस्ड, कि जब कोई इंसान आपकी सोच के विपरीत कुछ बोलने की कोशिश करे तो उसको सुने बिना ही आप इतने आक्रामक हो जाते हैं, यू गेट सो मच एग्रेसिव कि दिस इज नॉट राइट। व्हाई? एवरीवन हैज हिज ओन थिंकिंग, व्यू पॉइंट, यू शुड रिस्पेक्ट देम। और अगर ये वाला क्राइटेरिया आपके माइंड में सेट नहीं है तो आपका ये सोच आपको कब एक धार्मिक मुद्दे को लेकर आक्रामक बना दे, जो ना केवल आपके लिए मगर आपके परिवार के लिए भी गलत हो सकता है, आपको समझ ही नहीं आएगा। ये किसी ने एयरपोर्ट पे आपके रिलीजन की बेइज्जती कर दी और आप इतने आक्रामक हो गए कि आपने उसको गोली मार दी, क्या होगा ऐसे में? तो ये गलत चीजें हैं। उसी तरफ अगर मैं रूढ़िबद्ध की बात करता हूं तो रूढ़िबद्धता किसे कहते हैं? देखिए, आप लोगों ने एक लोगों के लिए छवि बनाए रखी है और उनके बारे में एक पक्की धारणा आप लोग बना लेते हैं, उसको रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कि हम लोग धारणा बनाते हैं कि फलाना फलाना रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते, उन लोगों की किताबों में ही ये लिखा है, या आपके ग्रंथों में, आपके ग्रंथों के सेंट्स ने आपको ये बताया है कि भाई आपका ही धर्म सबसे पवित्र है और बाकी धर्मों की इज्जत आपको नहीं करनी चाहिए। ये पक्की धारणा आपको छोटे वक्त ही दिमाग में बिठा दी गई। या कह लीजिए कि कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। जैसे कि अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो आप उस बॉम्ब ब्लास्ट का सारा की सारा ब्लेम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। हालांकि देखिए, मैं भी लगाऊंगा, बट फिर भी एक तरीके से ये एक रूढ़िबद्ध सोच हो गई आपकी कि सारे बम भारत में, पाकिस्तान ही फोड़ेगा। अरे भाई, चाइना भी तो बैठा है, चाइना भी तो फोड़ सकता है। तो ये बड़ी एक अलग रूढ़िबद्ध सोच हो गई। हर देश, धर्म आदि में हम कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह को वैसा देखते हैं, तो आप पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बना लेते हैं जो कि सही नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं कि आप एक समुदाय से डील करते हैं या उस समुदाय में रहते हैं जिस समुदाय का नाम एबीसी है। मान लीजिए कि इसी एबीसी के समुदाय का दूसरा इंसान जो रवि है, उसने टीवी पर बड़ी बेवकूफों वाली बातें करी, जिसकी वजह से इस समुदाय की बड़ा इंसल्ट किया गया टीवी के प्लेटफॉर्म पर। अब वो लोग जो रवि के कारण इस पूरे समुदाय के लिए वो सोच बना ले, उसको कहते हैं रूढ़िबद्ध सोच। अरे रवि ने तो किया है, आप उस समुदाय के और भी इंसानों को तो देखिए, क्या पता वो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो आप उन सब चीजों को देखे बिना ही आप एक सोच बना लेते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाती है, पक्की धारणा बैठ जाती है, जो कि बहुत गलत है बेटा आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, अगर ऐसा कुछ है तो। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो बताता है कि और क्या हो सकती है रूढ़िबद्ध धारणाओं में। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देती है। इन धारणाओं का असर हमारे मनोबल पर पड़ता है। जैसे यह माना जाता था कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, इससे उनकी काबिलियत पर असर पड़ता है। यद्यपि बाद में हम देखते हैं कि अब लड़कियां
कुशल पायलट की तरह भारतीय वायुसेना ही नहीं, यहां तक कि वाणिज्यिक एयरक्राफ्ट, कमर्शियल प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। जबकि अध्ययन यह देख रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक बड़ा कारण है कि क्यों आप अपने समुदाय की महिलाओं को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। केरल में स्कूल घर के पास होने और बस की सुविधा होने के कारण यहां के मुसलमान अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। तो इससे पता करते हैं हम लोग कि एक इकोनॉमिक कंडीशन है जो आप लोगों को शायद वो सब चीजें नहीं करने दे रहे। तो आप किसी की आर्थिक दशाओं को देखे बिना ही आपने उस पूरे समुदाय के लिए एक ऐसी सोच बना ली जो कि नकारात्मक है। दूसरे राज्य में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है। चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो या वो किसी हिंदू का हो या कोई भी जनजाति या अनुसूचित जाति का ही बच्चा क्यों ना हो, वो सब पिछड़ जाते हैं। केवल मुसलमान ही नहीं है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को काफी परेशान करती है। अब बात यह आती है कि इनइक्वालिटी और डिफरेंशिएशन के बीच में क्या तालमेल है। इनइक्वालिटी, जिसको हम लोग असमानता कहते हैं, और भेदभाव। देखिए, अगर मैं भेदभाव की बात करूं तो भेदभाव क्या होता है। देखिए, किसी भी गतिविधि में भाग लेने से अगर आपको रोक दिया जाए, और वो क्यों रोक दिया जा रहा है, हो सकता है कि आपके धर्म के बेसिस पर आपको रोक दिया जाए, और अगर आपका धर्म नहीं बीच में आ रहा तो हो सकता है कि आपका कलर, जिसको आप लोग क्रीड कहते हैं, या मान लीजिए रेस, उसके आधार पर आपको रोक दिया जाए। हो सकता है आपके जन्म स्थान के आधार पर आपको रोक दिया जाए, और अगर जन्म स्थान के ऊपर भी आप लोगों को रोक नहीं दिया जा रहा है तो हो सकता है कोई लिंग विशेष कारण हो कि आपको किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोक दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो आपको किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोक रही हैं, उसको कहते हैं भेदभाव करना, जो कि भारत के मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको आप लोगों ने बैन किया हुआ है। मौलिक अधिकार जो कि 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी को दर्शाता है, उसके अंतर्गत ये प्रैक्टिस बैन है। आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको मैं आर्टिकल पढ़ाऊं कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो वो संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 15 है। संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 15 के अंतर्गत यह लिखा गया है कि आप भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दिस इज आर्टिकल नंबर 15। यह है आर्टिकल 15 जो बोलता है धर्म मतलब रिलीजन, जाति मतलब कास्ट, रेस मतलब रंग, सेक्स मतलब लिंग, और बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान। इन 5 आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये आर्टिकल 15 है, हालांकि जो भारत के संविधान में लिखा जा चुका है, इसको प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए एज इट इज। तो भेदभाव का मतलब क्या है? भेदभाव एक ऐसी चीज है, भेदभाव एक वो चीज है जहां पर आपको, मान लीजिए किसी भी गतिविधि में आपको भाग लेने से रोक दिया जाता है, उसको भेदभाव कहते हैं। मगर अगर मैं असमानता की बात करता हूं, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भैया असमानता का आधार बनता है इकोनॉमिक। अगर किसी आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर, किसी आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर या आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर हैं, तो ऐसे में आप असमान हैं, वो असमानता का कारण बनता है। कभी कभार हम लोग असमानता को भेदभाव मान लेते हैं। दोनों में एक बड़ा ही थिन लाइन, बहुत ही छोटी सी लाइन का डिफरेंस है, जहां पर भेदभाव एक वो चीज है
जहां पर आप लोगों को किसी भी एरिया में किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोक दिया जाता है। मान लीजिए कि आप किसी स्केड्यूल्ड कास्ट या स्केड्यूल्ड ट्राइब से हैं, भले ही आप लोगों के पास करोड़ों की धन दौलत ही क्यों ना हो, करोड़ों की धन दौलत होने के बाद भी आपकी एंट्री उस जगह के मंदिर में नहीं है, तो ऐसी चीजों को मैं क्या बोलूंगा? ऐसी चीज को कहा जाता है कि भैया ये हो रहा है भेदभाव। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। मगर आपके पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी, और आपको कोई साथ में खड़ा होने नहीं दे रहा है, इसे कहते हैं असमानता। क्या कि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर है, जो कि इसका कारण बनती है। देखिए, असमानता एवं भेदभाव, अब ये दोनों चीजें किस तरीके से जुड़ी हुई है। देखिए, पूर्वाग्रह मतलब बायस्ड या रूढ़िबद्ध धारणाएं भेदभाव पैदा करती हैं, बिल्कुल करेंगी। अगर आपने किसी भी समुदाय जाति विशेष के लिए पहले से ही अपने दिमाग में एक रूढ़िबद्ध धारणा बना ली है, या आप पहले से ही किसी भी चीज के लिए पहले से ही बड़े बायस्ड हैं, जैसे कि राजनीतिक दल की बात ही कर लीजिए, कुछ लोग बीजेपी सपोर्टर है तो कुछ लोग कांग्रेस सपोर्टर है। कुछ लोग बीजेपी सपोर्टर इस हद तक है कि अगर बीजेपी कोई गलती भी करे तो भी आप लोगों को बीजेपी की तारीफ करनी है। कुछ लोग कांग्रेस सपोर्टर इस हद तक है कि वो जानते हैं कि ये बर्बाद पार्टी है, बट फिर भी कांग्रेस को आप लोग हर जगह देश की फ्यूचर के रूप में पोस्ट करते हैं। तो क्या है? ये बायस्ड डिसीजन है। अंदर आपको पता होता है कि आपका डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सही है। तो ये सब चीजें मैं यहां पे आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल बता रहा हूं कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं दोनों ही भेदभाव का कारण है, और ये दोनों धारणाएं भी असमानता पैदा करती हैं। और एक चीज समझ लीजिए बेटा, एक चीज जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है, जो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। रूढ़िबद्ध की बात करूं, अगर मैं पूर्वाग्रह की बात कर लेते हैं कि बायस्ड, एक सिंपल सा मैप बना रहे हैं आप मेरे साथ कि भले ही आपकी सोच बायस्ड है या आप स्टीरियोटिपिकल है, ये दोनों ही चीजें जिस चीज को जन्म देंगी वो क्या है? वो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। और जहां पर डिस्क्रिमिनेशन आ गया, भेदभाव आ गया, डिस्क्रिमिनेशन जगा देगा किसको? इनइक्वालिटी, असमानता को। तो ये एक चेन है जो एक के पीछे एक जुड़ी है और एक के पीछे एक आप लोगों को परेशान करेगी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझनी है। ये एक चेन रिएक्शन है कि अगर आप पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध इंसान हैं तो ये दोनों ही चीजें किसी भी समाज में भेदभाव को पैदा करती है, और अगर समाज में भेदभाव पैदा हो गया है तो वो भेदभाव आगे चलकर असमानता को जन्म देगा। ये बात सिद्ध है। इसके बाद देखिए, अगर मैं दलित वर्गों की बात करूं तो इन्हीं दलितों का, महात्मा गांधी जी ने इन्हीं दलितों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था जिसको हरिजन कहा गया। और हरिजन आपने क्यों बोला? ताकि दलितों का जो स्टेटस है, इनका रुतबा, वो बढ़ सके, दलितों को भी लोग आम लोगों की तरह ही समझे, क्योंकि इन लोगों को रुतबे के तौर पर आप लोगों ने इतना गिरा दिया था ब्रिटिश काल में कि इन लोगों को अपने साथ बिठाना भी आप लोग गलत समझते थे। इन लोगों को अपने साथ बिठाना भी एक अस्पृश्यता समझा जाता था, अनटचेबिलिटी के शिकारी थे ये लोग, कि इनको छूना तक भी लोग अपमान समझते थे। और इसीलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 को डाला गया, और अनुच्छेद 17 का टाइटल ही क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। That untouchable, or if you practice untouchability in India, that is an offense, that is a punishable offense. This is something which is important. अब आता है कि दलित क्या है, दलितों का अर्थ क्या है? मतलब वो इंसान, हर वो इंसान जो दबाया गया है उसको दलित कहा जाता है। वो आप किसी भी तरीके से दबा सकते हैं, आप उसको आर्थिक रूप से भी दबा सकते हैं, आप उसको जाति के आधार पर भी दबा सकते हैं, आप उसको उसकी कंडीशन के आधार पर भी दबा सकते हैं। तो हर एक वो इंसान जो दबाया गया है, दैट पर्सन इज अ दलित। यह शब्द दर्शाता है कि वह कैसे कैसे सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों ने दलितों को दबाकर रखा।
हम लोग जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि भारत में ये प्रथा थी कि हर वो इंसान जिसको अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि भारत में जाति के आधार पर आप लोगों की पूछ होती थी, मतलब यू गेट रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। तो भारत में 4 प्रकार की कास्ट आप लोग जानते ही हैं, जिसको हम वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों से भी गिरा हुआ स्टेटस हुआ करता था अनटचेबल, अछूतों का। और इन अछूत लोगों को यह बोला जाता था कि आप बस्ती के बाहर रहेंगे, पहली बात। और अगर आपने बस्ती में आना भी है तो आप एक बर्तन और डंडे की मदद से शोर मचाएंगे, ताकि उस शोर को सुनकर बाकी सब लोग अपने अपने घरों में छिप जाए, ताकि कोई आपको देखे ना, क्योंकि आपको देखने भर का लोग पाप समझते थे और उस पाप के छुटकारे के लिए ब्राह्मण ही यज्ञ कर सकता था। ऐसी रूढ़िबद्ध सोच हुआ करती थी हम लोगों की, जिसको भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1947 के बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से इन सब चीजों को हटाया और इसको बोला कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये है दलितों की पोजीशन, और आज की डेट पर भी हम लोग दलितों को बहुत दबा के रखते हैं। इसीलिए तो आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 के आधार पर भारत में दबाए गए वर्गों के लिए, जिनको सदियों से दबाते आ रहे हैं हम लोग, और इतना दबा दिया है कि वो आपके बराबर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि अगर आप राइट टू इक्वलिटी को चलाना चाहते हैं, अगर आप समता के अधिकार का प्रचलन करना चाहते हैं, समता का अधिकार जो कि आपका पहला मौलिक अधिकार है, अगर आप उसका प्रचलन करना चाहते हैं तो यह समता का अधिकार केवल समान लोगों के लिए ही होना चाहिए। यह समता का अधिकार असमान लोगों के लिए नहीं है। मतलब क्या, आप हम जैसे लोग जो कि हर एक चीज में समान है, केवल हमारे लिए ही है ये समता का अधिकार, मगर दलित वर्गों को या पिछड़ी जातियों को इसमें ना मिलाएं। वो बहुत सारे मैटर में आप लोगों के समान नहीं है। तो पहला काम क्या है सरकार का, इन असमान लोगों को समानता तक लेके जाना, और इसी के लिए भारत में आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशंस इसी के लिए दिए जाते हैं। और भारत में आरक्षण देने का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल जो आरक्षण को वैधता और आरक्षण को वैधता देता है, वो आर्टिकल अनुच्छेद नंबर है 15। आर्टिकल 15 के बेसिस पर भारत में आरक्षण दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को आर्टिकल 16 के बेसिस पर भारत में आरक्षण दिए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 16 भी ये बोलता है कि भाई अवसर सबको समान रूप से मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही यह बोला है कि भाई अवसर की समानता, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको गवर्नमेंट जॉब्स, या अगर मैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए बोलता है खास करके आर्टिकल 16 कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर की समानता, मतलब सरकारी जॉब अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सभी को अवसर समानता से मिलने चाहिए। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई सरकारी जॉब में अवसर की समानता केवल समान लोगों के लिए रखें, आप असमान लोगों के लिए नहीं। और इसलिए सरकारी जॉब, सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी जितने भी केंद्र है, इन सभी में आप लोग आरक्षण देते हैं। तो आर्टिकल 16 है जो कि आरक्षण को वैधता प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप, ये दो चीजें हैं। प्रिजुडाइज को आप लोग बायसनेस भी कहते हैं। तो ये चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी है और पढ़नी है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो बताएगा कि लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था। देखिए, समाज में लड़कों के निम्न गुण माने जाते थे, जैसे कि अगर आप एक लड़के हैं तो आप शारीरिक रूप से बड़े ही बल, आपके अंदर शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा बल है, वो शरारती होते हैं। लड़के रोते नहीं हैं, वो उद्यमी होते हैं, वो खेलने में बहुत निपुण होते हैं। तो ये धारणाएं आप लोगों ने बना रखी थी कि अगर आप एक लड़के हैं तो। मगर अगर मैं समाज में लड़कियों की बात सुनूं तो उनके लिए माना जाता था कि सभी लड़कियां बहुत सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा ही सौम्य और मधुर होता है, वे खाना पकाने में निपुण होती है तथा वो भावुक होती हैं। अब ये उपरोक्त उदाहरण लड़के व लड़कियों में भेदभाव को बचपन से ही प्रबल बना देते हैं। आपकी ये धारणाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि बचपन से ही हम लोग, बचपन से ही लड़का और लड़की में
इन सब चीजों को इतना कूट कूट के भर देते हैं कि आप लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि अगर मैं लड़की हूं तो मैं शारीरिक रूप से इतनी बलवान नहीं हूं जितना वो लड़का है, भले ही वो सामने वाला लड़का कितना ही पतला दुबला क्यों ना हो। मैं रोती हूं, वो रो नहीं सकता है। क्यों नहीं रो सकता है? क्योंकि मैं भावुक हूं, वो भावुक नहीं है। नहीं, गलत है। इसे कहते हैं एक ऐसी सोच जो कि स्टीरियोटिपिकल है। इसे कहते हैं एक रूढ़िबद्ध सोच जो नहीं होनी चाहिए किसी भी समाज में। तो ये उदाहरण है जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। देखिए, भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है। अगर मैं भेदभाव का सामना करने जा रहा हूं तो क्या कंडीशन होती है जो भेदभाव के सामना करने पर आप लोगों के सामने होती है जनरली। देखिए, जाति व्यवस्था एक प्रकार की सीढ़ी का रूप होती है बेटा, कि सीढ़ी में जो सबसे ऊपर है वो सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है, और सीढ़ी में जो सबसे नीचे है वो सबसे अयोग्य माना जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को वर्ण प्रणाली के बारे में बता रहा था कि वर्ण प्रणाली में ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रियों के बाद वैश्य, और सबसे नीचे स्थान दिया गया शूद्रों को। और एक स्थान जो शूद्रों से नीचे भी दिया गया, इनको कहा जाता था अछूत या निषाद लोग, चांडाल। ऐसे लोगों को पंचम वर्ण दिया गया, अछूत वर्ण। कि आप लोगों को देखना भर भी सही नहीं होगा, अगर आपको कोई देख भी रहा है तो वो भी गलत है। इज दैट क्लियर? भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको मैं संविधान का पिता भी कहता हूं, इन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में, जब 1901 इस वर्ष में इसका असमानता भेदभाव का अनुभव किया था। जब एक स्कूल में जब इनको पढ़ने के लिए भेजा गया, तब इनको बेंच पे नहीं, इनको फर्श पे बिठा के पढ़ाया गया, क्योंकि ये इनको बतलाया गया था कि आप जिस जाति के हैं, आपसे ऊंची ऊंची जाति के लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, और क्योंकि आपकी जाति उनके समान नहीं है, इसलिए आप उनके समक्ष नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी चीजों का अनुभव किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मात्र 9 वर्ष की आयु में। तभी 1947 में जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि एक प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें हर एक तरीके का आर्टिकल आप लोगों ने लिखा डाला, जिसमें भारत में भेदभाव की ये प्रथा को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता था। इसलिए दलितों के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं भेदभाव से सामना की बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 1891 में पैदा हुए, उनका देहांत 1956 में हो गया, को संविधान के पिता तथा दलितों के सबसे बड़ा नेता के रूप में जाना जाता है। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। वो जाति कौन सी थी जिसमें उनका जन्म हुआ? महार, जो कि उच्च जाति नहीं थी, और यह जाति एक अछूत या कह लीजिए एक अनटचेबल मानी जाती थी। देखिए, अंबेडकर अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, और वकालत करने के बाद जब ये वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए, उन्होंने दलितों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। जब भारत में आए और वकालत इन्होंने शुरू करी, दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए बहुत सारे आंदोलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चलाए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी वकालत करके भारत वापस आए थे 1920 के दशक में, जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को भी अपनाया। यह है बौद्ध धर्म की कथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक राइटिंग एंड स्पीचेज में बताया है कि जब वे 9 वर्ष के थे, उन्हें महाराष्ट्र कोरेगांव में स्टेशन मास्टर के द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा था। पहले स्टेशन मास्टर उन्हें अच्छे वेशभूषा के कारण ब्राह्मण समझ रहा था। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे महार जाति के हैं, तो उन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर ली। ऐसा कुछ लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में कि भेदभाव का सामना उन्होंने किस प्रकार किया, और कितना बुरा लगता था जब आप किसी भेदभाव
जैसी चीजों का शिकार होते हैं। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें बताता है कि समानता के लिए क्या संघर्ष किए, कि व्हाट वर द स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। देखिए, आजादी के लिए किए गए संघर्षों में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी एक संघर्ष है। यह नहीं है कि केवल आजादी के लिए ही आपने संघर्ष किए। We also struggled hard for getting equality. This is something which is even more important. संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है और अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। आपको बताया गया था इसके संदर्भ में संविधान में डाला गया अनुच्छेद क्रमांक 17, जिसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत, विच इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कानूनी तौर पर अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है। कानूनी रूप से इसे समाप्त किया जा चुका है आर्टिकल 17 की मदद से। संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय के इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने हेतु विशेष कदम उठाए, ताकि गरीबों को, दलितों को यह कतई अनुभव ना हो कि जो 1947 से पहले अंग्रेज उनके साथ किया करते थे, भारत की सरकार, स्वतंत्र भारत की सरकार भी वैसा ही रुख अपना रही है। स्वतंत्र भारत की सरकार सभी दलितों, सभी पिछड़े वर्गों को यह बता देना चाहती थी कि हम लोग अंग्रेजों से बहुत भिन्न हैं एंड वी आर हेयर फॉर योर वेलफेयर, वी आर नॉट हेयर फॉर सप्रेसिंग यू, वी आर नॉट हेयर फॉर सप्रेसिंग योर राइट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मेजॉरिटी। और इसी के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स को डाला है और इसी के लिए फंडामेंटल राइट्स को सही ढंग से चलाने के लिए आर्टिकल 32 को संविधान में डाला गया, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसमें यह तक भी बोल दिया गया कि अगर आपसे आपका संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार छीना जाता है, आपसे आपका मौलिक अधिकार या किसी आपसे आपका मौलिक अधिकार छीनने वाला वो कोई भी इंसान हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कोई निजी हो या आप ही का नागरिक, इसी देश का नागरिक ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो जो आपसे आपका अधिकार छीन रहा है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप मौलिक अधिकारों को दोबारा से अपने अधिकार को निर्वाह करने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कि ऐसी चीजें हैं जो आर्टिकल 32 में दी गई और यहां तक भी बोला गया कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का निर्वहन करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में भी अपील डाल सकते हैं डायरेक्टली। क्योंकि भारत में जुडिशरी का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है तो आपको सबसे पहले सबसे निचली अदालत में उस केस को फाइल करना पड़ेगा, जो कि जिला अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके बाद आप उसको हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आप उस केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। यह है प्रोसीजर। मगर अगर वो कोई भी केस आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइए। ऐसी चीजों को हम लोगों ने संविधान में डाला, तब जाकर विश्वास दिलाया सभी गरीबों को, सभी दलितों को कि यह भारत की सरकार सभी के लिए समान है, यह भारत का संविधान सभी के लिए समान है। मगर एक बात कही जाती है कि संविधान भले ही सबके लिए समान हो, मगर आज भी इंसाफ गरीबों के लिए महंगा है। दिस इज राइट। चलते अपने अगले कथन, अगली स्लाइड की तरफ। कुछ और ऐसे फैक्ट जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत आपको बताया गया था। 14 से 18 के बीच पहला मौलिक अधिकार जिसको कहा जाता है समता का अधिकार, यह दिया गया, जिसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में अगर मैं चारों आर्टिकल आप लोगों को बताऊं तो 14वां आर्टिकल बोलता है दैट इक्वालिटी ऑफ लॉ बिफोर ऑल, सभी के लिए लॉ कानून समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी इंसान से उसकी जाति, धर्म, नस्ल, उसका लिंग या धर्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में अवसर की समानता सभी के लिए समान रूप से होनी चाहिए। आर्टिकल 17 कहता है
अस्पृश्यता का अंत, और उसी ओर आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा भारत में। जैसे महाराज, धीराज, नवाब, ऐसी उपाधियां आप अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, किंतु वो उपाधियां जो आपने खुद कमाई हैं, जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आर्मी कमांडर, ऐसी उपाधियां आप अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह है आर्टिकल 14 से 18 तक की कथा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान के 42वें संशोधन की बात करूं तो 42वें संशोधन के अंतर्गत संविधान के प्रियम्बल, हम लोगों ने प्रियम्बल, जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, और इसी प्रियम्बल को संविधान की कुंजी का नाम भी दिया जाता है। इस प्रियम्बल को आप लोगों ने संशोधित किया और इस प्रियम्बल में एक शब्द जोड़ा जिसको सेक्युलर कहा जाता है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया, दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री ओनली आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आइए चलते हैं कुछ प्रश्नोत्तर की तरफ, जो हर एक इंसान को, हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसको अटेम्प्ट करना है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग मेरे पेपर में नहीं होती है, बट मैं कोशिश करूंगा और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आए। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि पूछता है कि वंचित वर्गों से संबंधित, वंचित वर्ग मतलब ऐसी क्लासेस जो कि सप्रेस्ड है, मतलब दलित, एक तरीके से दलित, जिनको दबाया गया है, सप्रेस्ड क्लासेस। तो वंचित वर्गों से संबंधित लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर डैश के कारण उच्चतर है। पहला, अभिभावकों की उनकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता, उनका जल्दी विवाह होना, उनके परिवारों के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के चक्कर में ऐसा हो रहा है, या बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति, कि एक बालिका विद्यालय अलग से नहीं है, इसलिए शायद वंचित वर्गों से संबंधित जो लड़कियां हैं वो जल्दी विद्यालय छोड़ देती हैं। क्या उत्तर हो सकता है आपका? बिल्कुल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को 2012 में पूछा गया था और सही जवाब इस प्रश्न का है कि बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति भारत में होने की, उनके परिवारों के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के कारण ये जो बालिकाएं हैं ये विद्यालय जल्दी छोड़ रही हैं। ये चौथा प्रश्न, ये चौथी स्टेटमेंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि भारत में बालिका विद्यालय सरकार जरूर खोल रही है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभिभावकों की उनकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता भी, ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो ऐसे में उनका जल्दी विवाह होना, ये भी कोई अच्छा कारण नहीं है कि क्यों ड्रॉप आउट रेट इतने ज्यादा है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझनी है अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछता है जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब प्रतिरूप मतलब इमेज के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? इसके बारे में आप लोगों को पहले से ही मैं पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल सही, जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई पहले से ही पिक्चर अपने दिमाग में बना लेते हैं, जैसे आपको बता दिया गया कि इस वर्ग के लोग गंदे होते हैं, इनसे बात नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या, एक रूढ़िबद्ध सोच है, स्टीरियोटिपिकल सोच है। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक करेक्ट जवाब होगा। चलते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। बोलता है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? बताइए भाई, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? इसके बारे में क्लैरिटी से बताइए। बिल्कुल, भारत में असमानता का मुख्य कारण, जैसे कि इस क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया था, पॉवर्टी है। हम लोगों को, आप लोगों को बताया भी गया कि एक आर्थिक पृष्ठभूमि का कमजोर होना एक असमानता का कारण बनता है। ऐसे में तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बोलता है दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, क्यों है? इसका सही जवाब दीजिए, क्यों यह दर सबसे अधिक है? पहला, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। दूसरा, क्योंकि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण यह ऐसा होता आया है। लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, नहीं, गलत है।
शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, यह भी गलत है। उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, यह भी गलत है, जरूर देते हैं। यह केवल और केवल असमानता जो कि गरीबी है और सामाजिक भेदभाव, ये दोनों चीजों के कारण दलित और आदिवासियों की लड़कियों को आप विद्यालयों में एडमिशन नहीं देते हैं, जो कि गलत चीज है। तो ऐसे में चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बोलता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग मतलब जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। पहला, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुभावुक होती हैं, महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं, या महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है। तो इसमें से बताया कि कौन सा कथन लिंग मतलब जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। चुनौती देने वाला कौन सा स्टेटमेंट है। पहला, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है। ध्यान से समझिए, रूढ़िबद्ध धारणा को यह चुनौती नहीं देता है। दूसरा स्टेटमेंट, महिलाएं बहुभावुक होती हैं। होती हैं, इमोशनल तो महिलाएं होती हैं। अगर मैं पुरुषों की अपेक्षा देखूं तो महिलाएं सोच विचार इमोशंस के जरिए काफी आगे हैं। रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है ये कोई। अगर इसकी जगह लिखा होता कि महिलाएं रोती बहुत है तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है बेटा। भावुक का मतलब रोना नहीं होता है, किसी चीज को इमोशनल तरीके से समझना होता है। तीसरा, महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं। यह भी स्टेटमेंट रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती नहीं देती है। भाई फैशन प्रस्त होती है तो इससे आपको रूढ़िबद्ध सोच किस तरीके से डेवलप होगी, नहीं होगी। मगर चौथा कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। अरे भाई, वाहन चालक केवल महिलाएं हो सकती हैं, क्यों, पुरुष भी तो हो सकते हैं। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट एक रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है, बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि पुरुष ही एक रिस्पॉन्सिबल वाहन चालक होते हैं, महिलाएं नहीं। तो ऐसे में ये फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है फिफ्थ क्वेश्चन का सही जवाब है स्टेटमेंट नंबर 4। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह रहा। आखिरी प्रश्न आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से जेंडर मतलब लिंग रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। पहला, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। यह माना जाता है कि जितने भी लड़के होते हैं वो अपनी क्लास में दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं कि हमको ज्यादा आता है, मगर दूसरी तरफ उनकी इस कोशिश को आप लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। जितने भी टीचर्स होते हैं वो दोनों को बढ़ावा देते हैं, भले ही आप लड़के हो या लड़कियां हो। दूसरा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया जाता है। ऐसा मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, आपके साथ भी नहीं हुआ होगा, तो यह स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है। तीसरा, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पूरी तरीके से रूढ़िबद्ध स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि लड़कियां भी हैं। लास्ट, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, गलत। सब रूढ़िबद्ध है, मगर पहली स्टेटमेंट रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं है। हालांकि लड़के कोशिश करते हैं, हालांकि अगर यह चीज कहा जाता है तो यह एक तरीके से गलत होता, मगर दूसरी स्टेटमेंट ने इस स्टेटमेंट को कंपनसेट कर दिया और बोला कि लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर स्टेटमेंट नंबर 1 है। इसी के साथ आप लोगों का आज का ये टेस्ट, जो कि आज की इस क्लास से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, समाप्त होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये सेकंड चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन इस क्लास से प्रति आप लोगों को है तो कमेंट सेक्शन पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को इसके सही उत्तर टाइमली दिए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, एंड आई बिलीव दैट यू लाइक दिस वीडियो।
और अगर आपको अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और नहीं भी अच्छी लगे तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना है कि व्हाई यू डोंट लाइक दिस वीडियो, सो दैट बिफोर पोस्टिंग द नेक्स्ट वन वी शुड टेक इनटू अकाउंट all our mistakes before giving the next video. Till then, I Deepak Singhal sign off from the channel of TED Gyan. We'll see you in the next class very soon. Goodbye and take care.